हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज डेट है 8 जनवरी 2022 और आज की डेट में जो छात्र गए थे सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, उनका यहाँ पर आंसर की मैं लेके आ चुका हूँ। और जितने भी छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस बार एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें आपको ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि हम किस तरह से तैयारी करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था साथियों कि एक सेक्टर के चौप की लंबाई क्या है जिसकी परिधि 64.8 सेमी और त्रिज्या 12.4 है। देखिए साथियों, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 45 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया गया है 40.8 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया गया है 42 सेंटीमीटर। साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए। जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलास्टिक सामग्रियों के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है। ए ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन 200%, सी ऑप्शन 300%, डी ऑप्शन 400%। साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये आपका होता है 300%। इलास्टिक सामग्रियों के लिए इसकी जो मूल लंबाई के खिंचाव का जो प्रतिशत होता है, अधिकतम प्रतिशत, वो 300% होता है। कितना होता है साथियों? 300% होता है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज की डेट में अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि प्रतिबल का अनुपात कौन सा है। ए ऑप्शन भार तथा क्षेत्रफल, बी ऑप्शन भार तथा दिशा, सी ऑप्शन भार तथा व्यास और डी ऑप्शन भार तथा समय। साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भार तथा क्षेत्रफल। प्रतिबल का जो अनुपात होता है साथियों, भार और क्षेत्रफल होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्रैंकशाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है। ए ऑप्शन कर्तन प्रतिबल, बी ऑप्शन तनावपूर्ण प्रतिबल, सी ऑप्शन तन्य प्रतिबल और डी ऑप्शन स्पिंडल प्रतिबल। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तनाव पूर्ण प्रतिबल। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। जिन छात्रों को जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, उनको नहीं समझ में आता है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, उनको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि स्टील की दानेदार संरचना को परिष्कृत करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। ए ऑप्शन एनीलिंग, बी ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, सी ऑप्शन हार्डनिंग और डी ऑप्शन टेम्परिंग। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको नॉर्मलाइजिंग के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है। ए ऑप्शन एनीलिंग और हार्डनिंग, बी ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, सी ऑप्शन एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, डी ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि स्टील की टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है। जो स्टील होता है उसका टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन भंगुरता को कम करने के लिए, बी ऑप्शन नमनीयता को कम दूर करने के लिए और सी ऑप्शन है कठोरता को बढ़ाने के लिए, डी ऑप्शन है भंगुरता को बढ़ाने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि भंगुरता को कम करने के लिए। तो ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कार्यों में
पॉकेट संदर्भ का अन्य शब्द क्या है? ए ऑप्शन हस्त उपकरण, बी ऑप्शन हस्त पुस्तिका, सी ऑप्शन अच्छी किताब और डी ऑप्शन नई पुस्तक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि हस्त पुस्तिका आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर हमने हस्त उपकरण मारा है, तो यदि आपने हस्त उपकरण मारा है तो बिल्कुल आपका गलत हो जाता है, लेकिन यदि आपने हस्त पुस्तिका मारा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी तरंगे ऑसिलेटर सर्किट से पैदा होती है? ए ऑप्शन रेडियो तरंगे, बी ऑप्शन एंटीना, सी ऑप्शन विद्युत तरंग और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको एंटीना के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? ए ऑप्शन वस्तु से जुड़ा हुआ, बी ऑप्शन वस्तु के विपरीत, सी ऑप्शन वस्तु के समानांतर के, सी डी ऑप्शन वस्तु के लिए लंबवत। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, जो कि वस्तु के विपरीत। ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि उपयोगी घर्षण कौन सा है? ए ऑप्शन सिलेंडरों में छल्ले, बी ऑप्शन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, सी ऑप्शन है इसमें व्हील हब बियरिंग, डी ऑप्शन है ब्रेक शू लाइनिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है ब्रेक शू लाइनिंग। तो ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि वस्तु के आकार बदलने पर गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि भार वही है? ए ऑप्शन गुरुत्व की स्थिति बदल जाएगी, बी ऑप्शन गुरुत्व की स्थिति वही रहेगी, सी ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त दोनों। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि वस्तु के आकार के बदलने पर गुरुत्व केंद्र पर गुरुत्व की स्थिति बदल जाएगी। तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, ये थोड़ा सा सवाल टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राम ने एक वस्तु, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मैंने ऑप्शन यहाँ पर कवर नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर कवर करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने साफ है और इसका आपको हल कैलकुलेट करना है। इसमें कहा गया था कि राम ने एक वस्तु जो कि 1000 रुपये में खरीदी और फिर आगे उसे 1250 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो साथियों इसको ध्यान से देखिए, इसमें दिया क्या गया है, इसमें यहाँ पर लाभ पूछा जा रहा है कि लाभ की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लाभ निकालेंगे। तो देखिए लाभ बराबर सूत्र आपका क्या होता है, तो लाभ बराबर आपका होता है साथियों जो कि असल मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य अर्थात SP माइनस CP होता है। तो 1250 रुपये में ये क्या क्या खरीदा, मतलब मैंने बेच दिया, और खरीदा कितने में था, तो खरीदा 1000 में था। तो 1250 माइनस 1000 कीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, उसके अनुसार पहले इसको कीजिए, तो ये आपका 250 बचा। तो इसको हम 250 को अभी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर जो लाभ है वो आपको दिखाता हूँ पहले। तो 1250 यहाँ पर लाभ दिया गया, अब इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो साथियों 250 को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लाभ वो आपको कहना है। तो अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है। ठीक है, ये आपका होता है लाभ अपान आपका क्रय मूल्य हो जाता है और गुणे 100 हो जाता है। तो लाभ अभी हमने कितना निकाला, 250 निकाला, तो 250 आपका हो जाएगा और बटे कितना यहाँ का इसका क्रय मूल्य है, तो 1000 है, तो 1000 हो जाएगा गुणे 100। प्रतिशत जब भी ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका साथियों कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25% आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल दिखाई भी दे रहा है। तो ये आपका आ जाएगा साथियों यहाँ पर जो कि 25% इसका आ जाएगा। ठीक है, नीचे साथियों ये आपका 1000 रहेगा, यहाँ मैंने 100 लिख दिया, ये आपका 1000 हो जाएगा, जिससे यहाँ पर आपका कट जाएगा और आसानी से आपका ये आपका बच जाएगा। 25% इसका सही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो छात्र 25% को मारे होंगे सही ऑप्शन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया था कि ग्रेफाइट एवं सोप स्टोन किस प्रकार के स्नेहक है। ए ऑप्शन ठोस, बी ऑप्शन अर्ध ठोस, सी ऑप्शन द्रव और डी ऑप्शन गैसीय। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ग्रेफाइट एवं जो सोप स्टोन होते हैं वो एक गैस के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये गैसीय अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध रेजिस्टिविटी सर्किट में पावर फैक्टर होता है, यूनिटी होता है या लीडिंग होता है या लैगिंग होता है या शून्य होता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूनिटी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि दाब अनुपात का होता है भार प्रति प्रतिरोधक क्षेत्र, या बी ऑप्शन है बल प्रति क्षेत्र, या सी ऑप्शन है भार प्रति किग्रा का कार्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि भार प्रति, यहाँ पर दिया गया भार प्रति प्रतिरोधक क्षेत्र ये दाब अनुपात का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि शून्य और परम मान के बीच आसन्न मान की संख्या होती है शून्य या 1 या 11 या अनंत। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें जो संख्या होती है वो अनंत होती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि साइन वेव का पीक टू पीक मान है। ए ऑप्शन साइन वेव का अधिकतम या फेज मान के बराबर, या साइन वेव का अधिकतम या फेज मान का दोगुना, या साइन वेव का अधिकतम या फेज मान का आधा, या साइन वेव का अधिकतम या फेज मान का 4 गुना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि साइन वेव का अधिकतम या फेज मान का 2 गुना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी का सबसे सामान्य वेव फॉर्म है वेग या वर्ग या त्रिकोणीय या साइनसाइडल या साटोल। तो साथियों यहाँ पर जिन छात्रों ने सी ऑप्शन मारा होगा साइनसाइडल, उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, सबको यहाँ पर आना चाहिए। इसमें पूछा गया था कि शून्य लेवल से ऊपर मापे जाने वाले दाब होते हैं, तो उसको साथियों बोला जाता है परम दाब और गेज दाब, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन की ए व बी दोनों, मतलब कि ए भी सही है और बी भी सही है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।